गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के लिए एक साखी लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी एक बार एक लड़का गरीबी के कारण अपने स्कूल की फीस भरने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाकर कुछ सामान बेचा करता था। सात संगत एक दिन सारा दिन घूमने पर भी उसका कोई सामान नहीं बिका। उसे बड़ी जोर से भूख भी लग रही थी सात संगत, लेकिन उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोच लिया कि अब वो जिस भी दरवाजे पर जाएगा वहाँ उसने खाना मांग लेगा। सात संगत एक घर के बाहर जाकर उसने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाते ही एक लड़की ने दरवाज़ा खोला, जिसे देखकर एक पल के लिए वो घबरा गया। सात संगत उसी घबराहट के कारण खाने के बजाय सात संगत जी पीने के लिए एक गिलास पानी मांग लिया। सात संगत जी लड़के ने उस सात संगत जी चेहरे को देखकर भांप लिया था कि वो भूखा है, इसीलिए वो एक बड़ा गिलास दूध ले आई। सात संगत लड़के को कुछ समझ न आया। पी लो, तुम्हारे लिए ही है। लड़की के ऐसा कहने पर लड़के ने धीरे धीरे सारा दूध पी लिया। सात संगत कितने पैसे दूं? लड़की ने पूछा। पैसे किस बात के? लड़की ने जवाब में कहा। सात संगत माँ ने मुझे सिखाया है कि जब भी किसी पर दया करो तो उसके पैसे नहीं लेने चाहिए, तो फिर मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसे ही उस लड़के ने वो घर छोड़ा, दूध पीने से उसे ना कोई केवल शारीरिक तौर पर शक्ति मिल चुकी थी, बल्कि भगवान और आदमी का भरोसा भी बढ़ गया था। सात संगत इस घटना के बीच जाने के सालों बाद एक दिन वो लड़की गंभीर रूप से बीमार पड़ गई, लेकिन अस्पताल में उसका कोई इलाज संभव ना हो सका। सात संगत तो डॉक्टर ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी सात संगत कि मरीज देखने के लिए बुलाया गया था। डॉक्टर अस्पताल पहुंचे और मरीज की जानकारी हासिल की। सात संगत जैसे ही लड़के ने सात संगत जी कस्बे का नाम पढ़ा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो एकदम सीट से उठा और उस लड़की के कमरे में गया। उसने उस लड़की को देखा, एकदम पहचान लिया और तय कर लिया कि वो उसकी जान बचाने के लिए जमीन आसमान तक एक कर देगा। सात संगत उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। सात संगत जी उस लड़की की जान बच गई। जब लड़की एकदम ठीक हो गई तो डॉक्टर ने अस्पताल के ऑफिस में जाकर उस लड़की के इलाज का बिल लिया। उस बिल के कोने में एक नोट लिखा था और उसे उस लड़की के पास भिजवा दिया। लड़की बिल का लिफाफा देखकर घबरा गई। उसे मालूम था कि वो बीमारी से तो वो बच गई, लेकिन बिल की रकम जरूर उसकी जान ले लेगी। सात संगत जी फिर भी उसने धीरे से बिल खोला, रकम को देखा और फिर अचानक उसकी नज़र बिल के कोने में पेन से लिखे नोट पर गई, जहाँ लिखा था 1 गिलास दूध द्वारा इस बिल का भुगतान किया जा चुका है। नीचे डॉक्टर का नाम अपना लिखकर हस्ताक्षर थे। सात संगत खुशी और अचंभे से उस लड़की की आंखों से गालों पर आंसू टपक पड़े। उसने ऊपर की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार इंसानों के दिलों और हाथों द्वारा ना जाने कहाँ कहाँ फैल चुका है। सात संगत हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल पाते हैं। कई बार तो हमें फल जल्दी ही मिल जाता है और कभी कभी काफ़ी समय लग जाता है। सात संगत लेकिन हमें अपने कर्म ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने चाहिए। भविष्य में चलकर हमें उसका लाभ अवश्य प्राप्त होगा। सात संगत जी गरीब बहन सीमा शहर में अपने अमीर भाई सात संगत अभिषेक घर इस उम्मीद से आई थी कि शायद कुछ दिन उसके साथ रहकर वो अपना दिल हल्का कर सके, क्योंकि उसके पति की मौत गरीबी और अकेलेपन से उसे भीतर तक तोड़ दिया था। सात संगत
जब वो भाई के आलीशान फ्लैट पर पहुंची तो उसकी भाभी रीमा ने उसे ऊपर से नीचे तक इस तरह देखा जैसे वो कोई बोझ हो। सीमा ने झिझकते हुए कहा कि भैया से मिलना था, पर रीमा की आंखों में साफ था कि वो उसकी मौजूदगी पसंद नहीं कर रही। जब सत्संगत शाम को अभिषेक आया तो उसकी अपनी बहन को देखकर खुश हो गया। उसने प्यार से पूछा कि कैसे आना हुआ, और सीमा सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई सत्संगत, क्योंकि वो अपने दर्द को बड़े भाई के सामने बोझ की तरह नहीं रखना चाहती थी। अगले दिन सुबह सीमा ने घर के सारे काम कर दिए ताकि भाभी को उसे लेकर शिकायत ना हो सत्संगत। लेकिन रीमा के घर के हर काम में कभी सत्संगत जी कमी निकलती रही। कभी कहती बर्तन ठीक से नहीं धोए, कभी कहती पर्दे मत छुओ, कभी कहती ज़्यादा पानी मत खर्चा करो। सत्संगत जी सीमा हर बात पर सिर्फ कहती ठीक है भाभी कहती रही, क्योंकि वो जानती थी कि ज़रूरत के दिनों में सहन करना ही उसकी मौजूदगी है। सत्संगत उधर अभिषेक रोज ऑफिस जाता और सीमा उससे भी कुछ नहीं कहती कि भाभी कैसा व्यवहार कर रही है। वो सोचती थी कि भैया की खुशी में अपनी शिकायत नहीं मिलाऊंगी, लेकिन सीमा को सत्संगत यहाँ रहना हर दिन भारी लग रहा था। उसने अभिषेक से कहना शुरू कर दिया कि खर्च बढ़ रहा है, घर में जगह कम है और समाज में ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती कि बहन भाई के घर में इतनी देर तक रहे। अभिषेक बीच में फंस गया। दिल सत्संगत बहन के लिए था, पर बातें पत्नी की सुनती पड़ती। सीमा को ये सब महसूस होने लगा कि उसकी आंखों की चमक हर दिन कम होती जा रही थी, पर वो चुप थी। सत्संगत जी चौथे दिन सुबह रीमा ने साफ शब्दों में कहा कि उसे गांव वापस जाना चाहिए। सीमा के लिए ये सुनना किसी चोट से कम नहीं था, पर उसने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा ठीक है भाभी, अगर आपको लग रहा है कि मेरा रहना ठीक नहीं है तो मैं चली जाऊंगी। बस भैया को मत कहना कि आपने कहा है, उन्हें दुख होगा। सत्संगत रीमा को जैसे मनचाही खुशी मिल गई। उसने नकली मुस्कान के साथ कहा हाँ अच्छा करेगी। सत्संगत जी सीमा ने पोटली उठाई, सिर झुकाकर घर से निकल गई। नीचे सीढ़ियां उतरते समय उसने खुद को समझाया, शायद मैं ही बोझ बन गई हूँ। सत्संगत भाभी सही होगी, मेरे होने से खर्चा बढ़ता होगा। सत्संगत पर उसी समय अभिषेक घर आया और उसने सीमा को जाते देखा। सत्संगत वो चौंक गया। अरे सीमा, तू क्यों जा रही है? किसने कहा? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, भैया कोई नहीं, मैं खुद जा रही हूँ, गांव में कुछ काम है। उसकी आवाज़ में जो दर्द छिपा था वो सिर्फ सत्संगत वो खुद समझ सकती थी। उसने अपने भाई के सामने सच्चाई नहीं आने दी। बस में बैठते ही उसके आंखों से आंसू बह निकले। क्यों मेरा अपना घर भी मुझे अपनाने से डरता है। उधर घर पहुंचकर अभिषेक को सीमा का भूला हुआ रुमाल मिला। सत्संगत उसमें एक चिट्ठी थी। सत्संगत भैया, मैं आपकी परेशानी नहीं बढ़ाना चाहती। भाभी को मेरा रहना अच्छा नहीं लगा, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। आप खुश रहना, आपकी सीमा। ये पढ़ते ही अभिषेक फूट फूट कर रो पड़ा। सत्संगत उसने रीमा से पूछा, पर रीमा पहले झूठ बोलती रही। जब उसने चिट्ठी दिखाई तो उसकी चुप्पी उसका अपराध बता रही थी। सत्संगत अभिषेक ने कहा, जिस दिन बहन को इस घर में जगह नहीं मिलेगी उस दिन ये घर घर कहलाने लायक नहीं रहेगा। वो तुरंत सीमा के गांव पहुंचा। सत्संगत सीमा मिट्टी भरे आंगन में अकेले बैठी थी। घर टूटा हुआ था, चूल्हे में राख ठंडी थी। सत्संगत भाई को देखते ही सीमा हैरान रह गई। भैया, आप अभिषेक ने आपकी बहन को गले लगा लिया। सत्संगत तुम मेरे लिए बोझ कभी नहीं थी सीमा, मैंने तुम्हें खो दिया था अपनी कमजोरी के कारण। चल मैं तुझे लेने आया हूँ। सीमा की आंखों से आंसू बह निकले। सत्संगत भैया, भाभी को अच्छा नहीं लगता। अभिषेक ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा,
अगर मैं पत्नी को मेरी बहन से परेशानी है तो उसे मुझसे बात करनी चाहिए थी, तुझे नहीं। चल सीमा, आज तू अपने भाई के साथ ही जाएगी, क्योंकि एक बहन की इज्जत उससे ज़्यादा कीमती है जितनी दुनिया की सोच। सीमा चुप रही, पर उसके दिल में वो सुकून भर आया सासंगत, जो कई महीनों से गायब था। उसके कदम भाई के साथ शहर की तरफ सासंगत बढ़ रहे थे, पर इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। ये भरोसा था कि भाई चाहे देर सही पर उसकी सच्चाई को समझ गया। सासंगत, कहानी का अंत इस बात पर हुआ कि भाई बहन का रिश्ता पैसा, शहर या हालत से बड़ा होता है सासंगत। और गरीब बहन सिर्फ गरीब नहीं होती सासंगत, वो घर की लक्ष्मी होती है। बस कई बार भाभी की आंखें की परत उसे देख नहीं पाती। जब अभिषेक सीमा को गांव से लेकर शहर की ओर लौट रहा था, रास्ते में कार, खिड़की से आती हवा, सीमा के चेहरे जैसे पुराने दिख हो कि धूल हटती जा रही थी। सासंगत जी, वो चुप थी, पर उसकी आंखों में पहली बार भरोसा दिख रहा था। अभिषेक बीच बीच में उसे देखता और सोचता, कितना कुछ सहकर भी एक शब्द नहीं बोला। मेरी बहन सच में बहुत मजबूत है। शहर की सीमाएं दिखाई देने लगी तो सीमा का दिल थोड़ा घबराया। वो सोच रही थी, भाभी को मेरा वापस आना अच्छा लगेगा, कहीं भैया और भाभी के बीच झगड़ा न हो जाए। पर वो कुछ कह नहीं सकी। सासंगत, घर पहुंचते ही रीमा दरवाजे पर खड़ी थी। उसने सीमा को अभिषेक के साथ आते देखा तो चौंक गई। सासंगत, उसका चेहरा उतर गया, पर मुस्कान का नकाब पहनकर पहले बोली सासंगत, अरे सीमा फिर आ गई। अभिषेक ने उसी समय कड़क आवाज में कहा, सीमा नहीं, मेरी बहन है और ये घर उसका भी है, समझी। रीमा पहली बार चुप हो गई। सासंगत, सीमा तुरंत बोली, भैया भाभी को कुछ मत कहिए, मैं तो खुद ही आई। अभिषेक ने सासंगत सीमा की बात काटते हुए कहा, बहन ये समय तो चुप रहने का नहीं, जो तूने सहा है वो बताना पड़ेगा, नहीं तो सच्चाई दब जाएगी। लेकिन सीमा फिर भी बोल पड़ी, भैया भाभी बुरी नहीं है, बस शायद उन्हें लगा कि मैं यहाँ ज़्यादा दिन तक रह जाऊंगी, घर का खर्चा बढ़ेगा, परेशानी होगी। सासंगत, रीमा के लिए ये सुनना अजीब था कि जिसने सासंगत उसे निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी, वही सीमा उसकी इज्जत बचा रही थी। शायद उसके दिल पर पहली बार हल्की सी चोट लगी थी। सासंगत, अभिषेक ने गुस्से से कहा, सासंगत सीमा, तू हर बार दूसरे के कारण खुद को दोषी क्यों मान लेती हूँ? मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरी जिम्मेदारी है। सासंगत, तू मेरा खून है, तू यहाँ सिर्फ रहने नहीं आराम करने आई है और इससे ये तकलीफ हो रही है। सासंगत, रीमा ने झुंझलाते हुए कहा, अभिषेक तुम हर बात में मुझे ही गलत साबित कर देते हो। अभिषेक ने कड़कते हुए कहा, क्योंकि गलती तुम्हारी थी। एक घर तब घर होता है जब उसमें आने वाले अपने हो, और तुमने मेरी बहन को अपना मानने से ही इनकार कर दिया। सीमा ने तुरंत अभिषेक का हाथ पकड़ा। सासंगत, भैया मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मैं यहाँ सिर्फ 2 दिन रहूंगी, फिर गांव चली जाऊंगी। आप सासंगत बस मत लड़ो। अभिषेक की आंखें भर आई। सीमा बहने 2 दिन के लिए नहीं आती है, वो दिल के लिए आती है। सासंगत, उसने सीमा को बैठाया और कहा, आज से इस घर में तेरे लिए कोई रोक टोक नहीं है, तू जैसे चाहे वैसे रहेगी। सीमा के चेहरे पर सासंगत जी हल्की सी मुस्कान आई, पर मन में दर्द अब भी बाकी था। रात को खाना खाते वक्त रीमा अचानक रसोई में गई। सासंगत कुछ देर तक खड़ी रही होकर सोचती रही। शायद उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसने एक मासूम बहन को उसकी गरीबी के कारण ठुकराया था। वो धीरे धीरे सीमा के पास गई और बोली, सीमा तुमको बुरा लगा हो तो
सात संगत जी पर शब्द गले में ही अटक गया। सीमा ने तुरंत कहा, नहीं भाभी, मुझे बुरा नहीं लगा। मैं समझती हूँ हर किसी की अपनी परेशानी होती है। रीमा को ये और ज़्यादा चुभा कि सीमा ने फिर भी उसे गलत नहीं कहा। सात संगत अगले ही दिन सात संगत सीमा सुबह जल्दी उठी और रसोई में जाकर चुपचाप चाय बनाने लगी। तभी रीमा अंदर आई और बोली, सीमा। सात संगत जी, तुम रहने दो, मैं कर लूँगी। सीमा हड़बड़ा कर बोली, नहीं भाभी, मैं तो ऐसे ही। रीमा ने पहली बार नरमी से कहा, बैठो, तुम मेहमान हो, काम मत करो। सीमा को ये सुनकर अजीब लगा। उसने जीवन में पहली बार भाभी की आवाज़ में भावनाएं सुनी थी। सात संगत नाश्ते की मेज पर माहौल पहले जैसा नहीं था। आज रीमा शांत थी, अभिषेक मुस्कुरा रहा था और सीमा थोड़ी झिझक के साथ बैठी। कुछ देर बाद रीमा ने धीमे स्वर में कहा, सीमा, मैंने शायद तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे लगा था कि तुम यहाँ रहती रहोगी। सात संगत जी, खर्च बढ़ जाएगा, लोग बातें करेंगे, पर मैं गलत थी। तुम तो आई ही इसीलिए थी क्योंकि तुम अकेले पड़ गई थी। मुझे बुरा लगता है कि मैंने तुम्हें घर से जाने पर मजबूर किया। सात संगत जी, सीमा की आंखें भर आई। भाभी, मैं आपको दोष नहीं देती, हालात ही ऐसे थे। अभिषेक ने कहा, सीमा की और कोई गलती नहीं थी। उसने हमेशा दूसरों के लिए जगह छोड़ी है, खुद के लिए नहीं। अब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। रीमा ने आगे कहा, सीमा, अगर तुम चाहो तो यहीं कुछ दिन रहो। सात संगत, जितना समय चाहो रह सकती हो, ये घर तुम्हारा भी है। ये सुनकर सीमा की आंखें भर आई। सात संगत, उसके भीतर का दर्द और धीरे धीरे पिघलने लगा। उसने सात संगत जी रीमा के हाथ पकड़कर कहा, धन्यवाद भाभी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भी एक घर हो जहाँ मैं कभी कभी आ सकूं, जहाँ कोई ये ना सोचे कि मैं बोझ हूँ। रीमा ने धीरे से कहा, सात संगत, तुम बोझ नहीं, परिवार हो। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, और परिवार कभी बोझ नहीं होता। सात संगत, उस दिन पहली बार घर में सच्ची गर्माहट, मासूम सात संगत जी महसूस हुई थी। सीमा ने महसूस किया कि उसका भाई सिर्फ अमीर नहीं था, अमीर उसके दिल से भी था। और उसकी भाभी, जिसने कभी उसे दुत्कारा था, अब उसके लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। शाम को तीनों छत पर बैठे थे, हवा चल रही थी और सीमा ने मन ही मन सोचा, मेरे घर की दहलीज भले टूटी हो, पर मेरे भाई का घर का दिल आज भी सच में खुला है। कहानी यही खत्म नहीं हुई सात संगत, बल्कि यहीं से सीमा की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां उसका दर्द बोझ नहीं बल्कि समझ में और बदला उसका। सात संगत जी घर सिर्फ गांव की टूटी झोपड़े नहीं, बल्कि वो जगह भी बन गया जहां उसका भाई था, उसकी इज्जत थी। सात संगत जी उसकी जगह थी, क्योंकि बहन चाहे कितने भी गरीब हो, भाई के लिए वो हमेशा अमानत होती है। सात संगत, जिम्मेदारी नहीं। और ये बात अभिषेक ने उस दिन सात संगत पूरे दिल से महसूस किया। सात संगत जी, दासी अपनी वाणी को विराम लेती है। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी को ये विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।